2024 में आपको मैंने कहा अंधकार से उजाले को बड़ी जंग लड़नी पड़ती है, तो इन तमाम चोरों, महाचोरों और उनके महागठबंधनों, ठगबंधनों से लड़ने के लिए हर भारतीय को बड़ी कड़ी मेहनत। लड़ाई बराबरी की होगी, एक तरफा मोदी जी जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से टक्कर की लड़ाई होगी। भी ये यही कहते कि लोकतंत्र खतरे में है, अदालतें हमारे खिलाफ हैं, जुडिशरी पे कंट्रोल कर लिया है, एजेंसियां उनके हाथ पे चली गई। मेरे हाथ में अगर एजेंसियां हैं तो मैं दिन रात उनका उपयोग करूंगा हर उस चोर को नस्तनाबूद करने के लिए जिसने भारत को लूटा है, भारत की समृद्धि को लूटा है, भारत के मान सम्मान को लूटा और अपने घरों में तिजोरियां भर ली। प्रदेश में एक और उदाहरण आपके पास है पप्पू का, और क्या बोलते हैं टूटी चोर को क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ। हालात ये हुई कि दोनों की मिट्टी पलीत हुई उत्तर प्रदेश में। सिमिलर थिंग्स विल बी हैपन। जो देश की जनता में, बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में जा रहा है कि सारे चोर उचक्के एक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये अपनी नेस्तो नाबूद होने के कगार पर जा रहे हैं और खुद को मिटाने की एक जबरदस्त कोशिश आज पूरे विपक्ष की एकता से हो रही है। ये राष्ट्र भी पढ़े लिखे विद्वानों का राष्ट्र है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमानों का राष्ट्र भारत है। ये सब लोग भी समझ रहे हैं कि ये इतने सारे चोर उचक्के जब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और किसके विरुद्ध, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, भारत के विकास के विरुद्ध। इन्होंने कभी मुद्दा बताया आपको कि ये भारत का विकास करेंगे, उसके लिए एकत्रित हो रहे हैं। कांग्रेसियों और तमाम विपक्षी पार्टियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत की सनातन संस्कृति और उन पर 4 लाख मठों, मंदिरों, तीर्थों पर सरकारी नियंत्रण एक सरकारी आतंकवाद है जिसको कांग्रेसियों ने चलाया। आज भारत के हर एक मंदिर के मुक्ति की मैं घोषणा करता हूं और कोई भी नेता, कोई भी पार्षद, कोई भी पार्टी जो भारत के 4 लाख मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की मुक्ति की बात नहीं करेगा, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी शहर की गली में उसे चलने नहीं दिया जाएगा, हम उसका रास्ता रोक के खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। 23 तारीख को पटना में एक मीटिंग होने जा रही पूरे विपक्ष नेताओं का। उसमें कहा जा रहा है कि ये 2024 का बिगुल फूंक रही है विपक्ष पार्टियां। इसमें तमाम बड़े दल के नेता जुड़ेंगे, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, सब एक साथ, तमाम एक साथ जुड़ने की बात उठ रही है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी ये बात है कि क्या केजरीवाल जुड़ेंगे इनके साथ या नहीं जुड़ेंगे, इस पर अभी भी कयास लगाया जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला। मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली के एक नेता, उनसे पूछें क्या सच में विपक्षी एकता काम करेगी 24 चुनाव पर, क्या इसका असर कितना होगा और क्या सच में सरकार बना लेंगे और क्या नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे या नीतीश कुमार फिर से पीएम बन जाएंगे या नहीं। सब बातों की राय लेंगे और निचोड़ निकाल करके आपके सामने रखेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। मैं आपसे पूछूं सर कि नीतीश कुमार इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, इससे कयास लगाया जा रहा है कि पीएम भी बन सकते हैं, क्या इस मीटिंग का असर होगा 24 चुनाव पर? मैं समझता हूं जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों, चाहे कोई बेईमान हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे डकैत हो, चाहे माफिया हो, चाहे स्कैमर हो, घोटालेबाज हो, सबको मिला करके एक विपक्षी एकता कायम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्र भी पढ़े लिखे विद्वानों का राष्ट्र है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमानों का राष्ट्र भारत है। ये सब लोग भी समझ रहे हैं कि ये इतने सारे चोर उचक्के जब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और किसके विरुद्ध, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, भारत के विकास के विरुद्ध। इन्होंने कभी मुद्दा बताया आपको कि ये भारत का विकास करेंगे, उसके लिए एकत्रित हो रहे हैं? कभी इन्होंने बताया कि भारत में बेस्ट कॉलेज खोलेंगे, बेस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस देंगे, बेस्ट सुरक्षा का माहौल देंगे? जब ये सब नहीं देंगे, सिर्फ अपनी राजनीति की वो रोटियां जो करोड़ों रुपए लील करके बैठे हुए हों और उनको अगर ज़रूरत आज देश में पड़ रही हो कि विपक्षी एकता, सबकी एकता से उनका वजूद बचने का जो चांस है, वो उनके इस घटिया मैसेज के प्रसारण से जो देश की जनता में, बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में जा रहा है कि सारे चोर उचक्के एक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये अपनी नेस्तो नाबूद होने के कगार पर जा रहे हैं और खुद को मिटाने की एक जबरदस्त कोशिश आज पूरे विपक्ष की एकता से हो रही है। नतीजा अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में मायावती का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ, जिस व्यक्ति ने रेप की लगभग घटनाएं पार्टी से मायावती के ऊपर थी, उसके साथ साठगांठ करके उत्तर प्रदेश के आम
गरीब से गरीब नागरिकों का, जिनका प्रतिनिधित्व मायावती करती थी, उनका भी स्वाभिमान जागा तो एक झटके में नस्तो नाबूद कर दिया मायावती के मंसूबे को, और अखिलेश को तो डुबा ही दिया। सर एक सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा से कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए एक साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक और उदाहरण आपके पास है, पप्पू का और क्या बोलते हैं, टूटी चोर को क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ। हालात ये हुई कि दोनों की मिट्टी पलित हुई उत्तर प्रदेश में। सिमिलर थिंग्स विल बी हैपन। जब मैसेज ही क्लियर है कि सारे चोर उचक्के बेईमान एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, तो राष्ट्र के मान सम्मान के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए, बेटियों के मान सम्मान के लिए, युवाओं के मान सम्मान के लिए विश्व में भारत की डंका बजाने वाले जो युवा हैं, उनकी भी ताकतें एकत्रित होंगी और बराबर की टक्कर होगी। और एक बात समझ लीजिए, बुराई के साथ अच्छाई का हमेशा बड़ा तगड़ा युद्ध रहा है। अच्छाई को बुराई से 1000 गुना ज़्यादा ताकत इकट्ठा करके लड़ने की ज़रूरत है। तो भारत के लोग इन तमाम विपक्षी पार्टियों से अपनी 100 गुना ताकत इनसे ज़्यादा लगा करके लड़ेंगे, तब इन्हें नस्तो नाबूद करेंगे। और 400 के पार अगर मोदी सरकार को मिल जाते हैं सीटें, तो मैं कहता हूं भारत के सुनहरे भविष्य की आपने नींव रख दी। सर एक लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं कि ईडी सीबीआई सब उनके हाथ में चला गया है, इसलिए हम एकजुट हो रहे हैं और भारत को एक नए कल की कामना कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश करोड़ों करोड़ों रुपए दबा करके राष्ट्र का बैठे थे, किसी घोटाले के रूप में एनजीओ बना करके, फर्जी कंपनियां बना करके, 5-5 हजार करोड़ रुपए की हेरा फेरी करके, उन्हें लगता है कि उनके मुताबिक अदालतें चलनी चाहिए, उन्हें लगता है कि पार्लियामेंट में उनके मुताबिक देश चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये उनके मुताबिक नहीं चलेंगे और इसकी तिलमिलाहट आपको महसूस होती होगी कि कहते होंगे कि जुडिशरी काम नहीं कर रही। क्यों? कि 100-100 करोड़ के जो चोर हैं, अगर मैं कहता हूं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने सभी चोरों के फैसले डेली सुनवाई करके निपटा दिए होते इस देश से, तो न जाने कितने आतंकवादी घटनाएं, कितने घोटाले, कितनी देश की बर्बादी का नासूर मिट गया होता। तब भी ये यही कहते कि लोकतंत्र खतरे में है, अदालतें हमारे खिलाफ हैं, जुडिशरी पे कंट्रोल कर लिया है, एजेंसियां उनके हाथ पे चली गई। मेरे हाथ में अगर एजेंसियां हैं तो मैं दिन रात उनका उपयोग करूंगा हर उस चोर को नस्ता नाबूद करने के लिए जिसने भारत को लूटा है, भारत की समृद्धि को लूटा है, भारत के मान सम्मान को लूटा और अपने घरों में तिजोरियां भर ली। सर एक सवाल है, राहुल गांधी भी इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या नफरत की दुकान लगाने जा रहे हो? क्या सच में ऐसा नफरत बढ़ गया देश में जो मिटाने जा रहे हैं बिहार में? राहुल गांधी को अपनी ही दिल्ली राज्य की घटना और देश की स्थिति का आकलन होता तो उन्हें पता होता हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में मुसलमानों की दुकानें मंदिर प्रीमाइसेस में बेखौफ चल रही हैं। अगर उनको कोई डर नहीं है तो किस मुसलमान को डर है? आतंकवादियों को डर लगना चाहिए, भारत के हर बेटे से लगना चाहिए, दंगाइयों को डर लगना चाहिए, चोरों को डर लगना चाहिए, बेईमानों को डर लगना चाहिए। अगर ये डर भारत के लोगों से लग रहा है तो राहुल गांधी जी, ये देश सुरक्षित है, बेहतर है, अच्छा है। एक सवाल और होगा सर कि विपक्ष जो भी जुड़ रहे हैं एक साथ बोलते हैं कि मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं मोदी सरकार, संविधान को मिटाती जा रही है। क्या सच में सर संविधान से देश नहीं चल रहा है? भारत के 6 लाख गाँव में 2-2 किलोमीटर के एक गांव 10-10 जातियों से मिक्स होकर के बना। अगर मनुस्मृति से चलता देश, घृणा से चलता देश, इस तरीके की विचारों से चलता, तो हर 2 किलोमीटर के गांव में 10 जाति के लोग, 10 धर्म के लोग, 10 संप्रदाय के लोग, 10 विचार के लोग, 10 संस्कार के लोग, 10 कल्चर और संस्कृति के लोग एक साथ नहीं रहते। राहुल गांधी जी जाके उन अमेरिकन्स में, यूरोपियंस में, दुनिया की जिस कंट्री में तुम्हारे पास वीजा पासपोर्ट की हैसियत हो, जाओ और देख कर आओ, बताओ भारत और उनमें क्या डिफरेंस। एक सवाल और होगा सर कि क्या इस तरह की पार्टियां मिलकर आरोप लगा रही हैं कि धर्म की राजनीति बढ़ गई है, बीजेपी जब भी सरकार बनाती है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है और सरकार बनाती है, जबकि विकास का मुद्दा उनके पास है ही नहीं। क्या ऐसा सच्चाई है सर इस बात? कांग्रेसियों और तमाम विपक्षी पार्टियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत की सनातन संस्कृति और उन पर 4 लाख मठों, मंदिरों, तीर्थों पर सरकारी नियंत्रण एक सरकारी आतंकवाद है जिसको कांग्रेसियों ने चलाया। आज भारत के हर एक मंदिर के मुक्ति की मैं घोषणा करता हूं और कोई भी नेता, कोई भी पार्षद, कोई भी पार्टी जो भारत के 4 लाख मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की मुक्ति की बात नहीं करेगा, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी शहर की गली में उसे चलने नहीं दिया जाएगा, हम उसका रास्ता रोक के खड़े होंगे।
आप बात क्या कर रहे हैं? 4 लाख मठों मंदिरों पर हिंदू सनातन संस्कृति के कब्जा करके बैठी हुई कांग्रेस और उनके तमाम राज्यों की सरकारें हमें पाठ पढ़ा रही हैं, हमें धर्म की राजनीति समझा रही हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे पिताजी नाना श्री और तुम्हारी माता श्री और तुम्हारी दादी श्री को जो भी थी सत्ता में बैठे लोग थे, अगर उनको धर्म की राजनीति नहीं करनी थी तो ये बताइए मठों मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों से कौन से आतंकवादी पैदा होते हैं, कौन से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलती हैं जिनके लिए सरकारी नियंत्रण में लेने की आवश्यकता पड़ी, और तमाम बाकी धर्मों की चीजें आजाद हैं। ये जहर, ये नष्ट करने की सरकारी आतंकवाद की नीति अगर कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम विपक्षी पार्टियों की, तमाम राज्यों की सरकारों ने अपनाई नहीं होती तो आज हिंदुओं को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत ना पड़ती। हमारा तिरुपति मंदिर से कौन सा आतंकवादी निकला जिसको सरकारी नियंत्रण लेके बैठे हो? महालक्ष्मी से, मीनाक्षी टेम्पल से कौन सा आतंकवादी निकलता है? कालकाजी से कौन सा आतंकवादी निकलता है? जब तुम सरकारी नियंत्रण भारत के सनातन संस्कृति पर कब्जा करके बैठे हो, एसडीएम कलेक्टर के माध्यम से लूटपाट की राजनीति कर रहे हो, तो भारत के लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार के लिए भूलेंगे भी नहीं। सर, एक सरकार बिल ला रही है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे मुसलमान नेताओं को काफ़ी दिक्कत है और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इससे हमारे अधिकारों का हनन होगा। क्या सच में सर इस बिल से उनका अधिकारों? मुसलमानों की जहां तक बात है, भारत में कभी भी मुसलमानों को सुधारने का किसी नेता, किसी पार्टी ने काम नहीं किया। नॉर्मल हितों की भी रक्षा ना करी, केवल लालीपाप बांट करके सत्ता में आने का काम किया। आज दुर्दशा का भी कारण यही है। आप इराक में चले जाइए, वहां भी कुछ लोग अब इराक छोड़ के दूसरे कंट्री में चले गए, उनके पास 2 बच्चे, जो इराक में उनके पास 12 बच्चे। आते हैं तो उनकी तबाही देख करके सर पीटते हैं। तो तबाहियों से बचाने का काम, देश की जरूरत के हिसाब से समाज को ढालने का काम सत्ता में बैठे सत्ताधीशों का है। लेकिन सत्ता में बैठने के लिए सिर्फ लालीपॉप बांट करके एक समाज को, एक देश के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर देना अगर किसी से सीखना है तो कांग्रेस से सीखिए आप। सर, ये बिल लाना जरूरी है या नहीं? बोले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अवार्ड के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमान पहले भारत बहुत विचित्र था, कहते हैं भारत इतना लंबा, इस तरीके की जियोग्राफी, लेकिन आज जिस तरीके से नितिन गडकरी ने भारत के स्वर्णिम इतिहास का नींव रख दी है, हाईवे से कनेक्ट किया है देश को, रेलवे से कनेक्ट किया है, हवाई जहाज से कनेक्ट किया है, गांव गांव गली गली सड़क हो गई है, तो अब हर भारतवासी की लगभग एक आवश्यकता है, एक जरूरत है, एक संविधान की एक्सेसिबिलिटी बन गई है। तो एक संविधान, एक राज्य, एक देश होना चाहिए। और मैं कहता हूं जो समुद्र के किनारे है उसकी जरूरतें समुद्र के हिसाब से, जो नदियों के किनारे है उसकी ज़रूरतें नदियों के हिसाब से है, जो जंगलों में है उसकी ज़रूरतें जंगलों के हिसाब से, जो पहाड़ों में है वो उसकी ज़रूरत पहाड़ों के हिसाब से, जो रेगिस्तान में है उसकी ज़रूरत रेगिस्तान में है, जो शहर में है उसकी ज़रूरत शहर के हिसाब से, गांव में गांव की ज़रूरत है। इन सब के लिए जब योजनाएं आएंगी तब उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, यादव की है, ओबीसी है, SC ST नहीं देखा जाएगा। हर ज़रूरतमंद की सहायता होगी, हर ज़रूरतमंद आखिरी व्यक्ति तक। कोने में देश के खड़ा है, गली के किसी किनारे खड़ा है, गली में खड़ा है, झुग्गी झोपड़ी में खड़ा है, हर बच्चे के मान सम्मान के लिए काम करने का अवसर बनाएंगे, निर्माण करेंगे। ऐसे भारत के निर्माण की आज जरूरत है, उसमें प्रॉब्लम किसको है? लेकिन आरोप लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई काफ़ी बढ़ गया मोदी सरकार में, इसलिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और इसका असर भी होगा चुनाव में। जो लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं असल में उन्हें रोजगार का पता नहीं। 6 लाख गाँव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपने घर की रोजी रोटी किससे चलाते थे? मिट्टी के बर्तनों से। आज अगर भारत के उन्हीं 6 लाख गांवों में कुम्हारों को व्यवस्थित कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाए, ट्रेनिंग से लैस कर दिया जाए, तो वही कुम्हार पूरी दुनिया को मिट्टी के बर्तन, चांदी के बर्तन, बढ़िया क्वालिटी के बर्तन दे सकते हैं। आज भी बड़े बड़े IAS PCS की औकात नहीं है कुम्हार के बनाई सुराही खरीद के अपने घर में रख ले। उन टेक्नोलॉजियों का, उन प्रोडक्ट्स का पुनः निर्माण जब भारत करेगा तब गोल्डन सोने की चिड़िया बनेगा। आज से पहले हाईवेज नहीं थे, रेलवे नहीं थे, ये बढ़िया ट्रेनें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तब भारत सोने की चिड़िया कैसे था? आज तुम्हारे पास हाईवेज है, एम्स है, रेलवे है, सब कुछ है, बढ़िया टेक्नोलॉजी, फिर भी सोने की चिड़िया नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच और समझ इतनी छोटी है कि तुम भारत के सोने के चिड़िया बनने के पीछे की कहानी राज को तुम समझते ही नहीं हो। बस डंका पीटते हो, एक लालीपाप समझते हो देश और समाज को बेवकूफ़, और कहते हो कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है कहने से हम मान लेंगे कि मोदी जी फेल है, मोदी जी खराब है, सरकार खराब है। नहीं, हमने उस चीज़ को टच किया। आज अगर भारत के 6 लाख गांव में एक कुम्हार अपनी टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा हो जाए तो भारत के नहीं बल्कि दुनिया के 200 देशों को
जो 200 देश लगभग हैं उनको समृद्धि वाली टेक्नोलॉजी दे सकता है, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत के 6 लाख गांव में सुनारों के कितने विश्वविद्यालय हैं मुझे बताइए, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के कितने विश्वविद्यालय हैं बताइए, लोहारों के कितने विश्वविद्यालय हैं बताइए, बढ़ई के कितने विश्वविद्यालय हैं बताइए, ज्वेलरी के कितने विश्वविद्यालय हैं, जो रोजगार देने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका तो तुम्हारे पास एक नामो निशान नहीं विश्वविद्यालय का, और तुम कहते हो कि रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी। वी विल चेंज दिस इंडिया एंड मेक द वन ऑफ द बेस्ट इंडिया, क्योंकि वो इंडिया जो सोने की चिड़िया थी उसमें इतने बढ़िया रेलवेज नहीं थे, हाईवेज नहीं थे, ट्रक नहीं थे, टेम्पू नहीं थे, कारें नहीं थे, वंदे भारत नहीं थे, है ना, एयर इंडिया नहीं थी, तब वो सोने की चिड़िया कैसे बन गया था? देयर इज समथिंग बिगर देन। एक सवाल और, आखिरी सवाल होगा सर, कांग्रेस के 70 साल और मोदी जी के 9 साल कैसे देखते हैं सर? आपने तो दोनों सरकारें देखी होंगी, और तुलनात्मक तौर पर थोड़ा सा अच्छे से बताएं। कांग्रेस के 70 साल देखना कोई उचित कंपैरिजन नहीं होगा। मनमोहन सिंह के 10 साल, मोदी के 9 साल, ये कंपेयर करें, लेटेस्ट कंपैरिजन तो ज़्यादा बेहतर होगा। गर्त में इंडिया, अपमानित इंडिया, घोटाले में इंडिया, लूट में इंडिया, बर्बाद इंडिया, ये था 10 साल मनमोहन का इंडिया, सोनिया गांधी का इंडिया, राहुल गांधी का इंडिया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, ग्लोबल पावर इंडिया, सुपर इंडिया, बेस्ट इंडिया, चमचमाती इंडिया, धमधमाती इंडिया, वर्ल्ड में छाने वाली इंडिया, सब जगह सम्मान अर्जित करने वाली इंडिया कैसे बन गई 70 साल में? इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि कोई भी हम कंपनी लगाते हैं ना तो 8-10 साल तो स्ट्रगल में चले जाते हैं। आज़ादी के बाद शुरुआत में स्ट्रगल का टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में आप इनकम मल्टीप्लिकेशन फास्ट करते हैं। तो जो 10 साल में चोरी, बेईमानी, लूट, घोटाले आपने किए, उसी का नतीजा है कि आप सड़क के बाहर खड़े हो पार्लियामेंट के, और कोई उसके अंदर आके बैठा है जो भारत के मान सम्मान को अर्जित कर रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम? बेहतर है मोदी, बेहतर है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया। वापसी हो जाएगी 24 में? 2024 में आपको मैंने कहा, अंधकार से उजाले को बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। तो इन तमाम चोरों, महाचोरों और उनके महागठबंधनों, ठगबंधनों से लड़ने के लिए हर भारतीय को बड़ी कड़ी मेहनत। लड़ाई बराबरी की होगी, एक तरफा मोदी जी जीत रहे हैं? मेरे हिसाब से टक्कर की लड़ाई होगी। जीत, आधे उजाले, हार और जीत में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। 1 सेकंड के डिफरेंस से कोई जीत जाता है, 1 सेकंड के डिफरेंस से कोई हार जाता है। 1 सीट से कोई, 1 वोट से सरकार गिर जाती है, 1 वोट से सरकार बन जाती है। तो हमें बहुत मजबूती से लड़ना होगा, सारे भारतवासियों को ताकत के साथ लड़ना होगा, तब इन अंधकारों को, तब इन चोरों को, तब इन डकैतों को, तब इन ठगबंधनों को हम हरा पाएंगे। आसानी से ये कोई अंधेरा नहीं कटता किसी की भी जिंदगी का। तो भारत का अंधेरा काटने के लिए हर भारतीय को पूरी ताकत से लड़ना होगा। मोदी जी की वापसी हो, योगी जी की वापसी हो, नितिन गडकरी की वापसी हो, जो बेहतर भारत के निर्माण की गांव-गांव तक, गली-गली तक, जैसे एक जिले से दूसरे जिले तक नींव रख दी है, उसको पूर्ण रूप दे दिया है। तो कोई भी बेस्ट आए जो भारत के लिए लड़े मरे, उसको जिताने का काम भारत के लोगों का होगा। वो बीजेपी में हो सकता है, 1-2 बाहर के से भी हो सकता है। जो बेहतर इंडिया बनाने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ भारत को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा बात करके। तो ये थे नेताजी, प्रोफेसर साहब बोलते हैं प्यार से। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।